नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबरें दमदार। और आज की सबसे दमदार खबर यह है कि बारूद की कमाई का हिसाब अब बारूद से होगा। काले साम्राज्य पर बुलडोजर से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जहां जहां जरूरत पड़ेगी योगी सरकार माफिया और उनके गुर्गों की अवैध प्रॉपर्टीज को डायनामाइट से उड़ाएगी। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के अवैध कोल्ड स्टोरेज को डायनामाइट से उड़ाया जाएगा। तैयारी अब इसकी की जा रही है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी अब अतीक के कोल्ड स्टोरेज को बारूद से उड़ाने की तैयारी कर रही है। 5 मंजिला बिल्डिंग होने की वजह से उसे गिराने में दिक्कत आ रही है। यह कोल्ड स्टोरेज अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर मगर है अवैध, और इसे गिराने का काम तो शुरू हो चुका है, मगर जेसीबी के लिहाज से यह बड़ी इमारत है और इसकी ऊंचाई ज्यादा है, तो इसको अब ढहाने के लिए जेसीबी नहीं बल्कि डायनामाइट का इस्तेमाल होगा। बारूद से कमाई संपत्ति को बारूद से ही मिट्टी में मिलाया जाएगा। और प्रयागराज में प्रशासन ने बुलडोजर लगातार चला रखा है। खबर है कि बाहुबली अतीक अहमद पर फिर से कार्रवाई की जा रही है। इस बार चकिया इलाके में बने मकान को गिराया गया है। यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि पीडीए से मकान बनाने का नक्शा नहीं पास कराया गया था। अब तक प्रशासन ने 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को गिराया है या फिर कुर्क किया है, यानी अपनी मर्जी से जहां मन करता था ये बाहुबली इमारत खड़ी कर देते थे। प्रशासन की ऐसी की तैसी इजाजत की किसको जरूरत है? नक्शा कौन पास कराए? हम ही मालिक, हम ही मुख्तार। और यही हाल है। तमाम इमारतें जो गिर रही हैं, ज्यादातर इमारतें अवैध कमाई से या तो बनाई गई हैं, बिना नक्शा पास कराए बनाई गई हैं। जहां मर्जी हो इमारतों को खड़ा कर दिया गया है। और माफिया अतीक की अवैध कोठी पर कार्रवाई का विरोध करने के लिए समाजवादी पार्टी की नेता ऋचा सिंह मौके पर पहुंची थी। उसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। अब सवाल है कि ऋचा किस बात का पक्ष ले रही थी? कानून के खिलाफ खड़े होकर वो यहां उनका साथ देने जा रही थी जिनकी अवैध संपत्तियों को कानून के हिसाब से गिराया जा रहा है। सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता प्रयाग से मेरे साथ जुड़ गए। सर्वेश, ऋचा सिंह पहुंच गई बचाने के लिए इन इमारतों को जो अवैध तरीके से बिना परमिशन बनाए गए हैं, खड़े किए गए हैं। मतलब क्या है इसका? देखिए, ऋचा सिंह शहर पश्चिमी विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी हैं समाजवादी पार्टी से, और जैसा बताया जाता है कि अभी अतीक अहमद समाजवादी पार्टी में नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं और सपा से ही फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं और सपा से विधायक भी रह चुके हैं। तो अतीक अहमद के एक तरह से कह सकते हैं समर्थन में यहाँ पर ऋचा सिंह पहुंची थी और ये दिखाना चाहती थी कि ये कार्रवाई गलत है और इनके समर्थन में है। लेकिन वहाँ पहले से पुलिस मुस्तैद थी, कई थानों की पुलिस थी, वहाँ पर मजिस्ट्रेट लगाए गए थे, एडीएम सिटी थे, एसपी सिटी थे, इसके अलावा एडीए के अधिकारी थे, एडीए के सचिव थे और एडीए के जोनल अधिकारी थे। तो वहां पर उनकी नहीं चली और उनको वापस बैरंग भेज दिया गया। हालांकि ऋचा सिंह ने अतीक अहमद के वकीलों से मुलाकात की, अपनी सहानुभूति बटोरने की कोशिश की, उनको अपना समर्थन देने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक नहीं चली और पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें बैरंग वापस लौटा दिया। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि एक तरह से नैतिक समर्थन देने जरूर वो गई थी, क्योंकि उस क्षेत्र से उन्हें चुनाव लड़ना है, तो सहानुभूति सर्वेश, लेकिन इसी के साथ ये बात भी साफ हो जाती है, नहीं हो पाई सर्वेश, इसी की बात इसी से ये भी साफ हो जाती है कि पहले भी समाजवादी पार्टी के सदस्य रह चुके हैं, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो या आजम खान, तो अभी भी ये सदस्य है, जेल में है, उनके करीबी पकड़े जा रहे हैं, लूट के माल उनके घर से बरामद हो रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन आज ऋचा सिंह का यहां पर पहुंचना बता रहा है कि समाजवादी पार्टी और इन माफियाओं का कितना गहरा रिश्ता है, यह भी बता रहा है। सर्वेश जी, निश्चित तौर पर जो समाजवादी पार्टी से जिस समय ऋचा सिंह ने यहां से चुनाव लड़ा था, तो कहीं ना कहीं अतीक अहमद का समर्थन उनको था और उसी एक तरह से कह सकते हैं राजनीति में जो कर्ज होता है, जो एक दूसरे पर एहसान किए जाते हैं, उसका बदला चुकाने के लिए यह कह सकते हैं
कि ऋचा सिंह आज वहां पर पहुंची थी। दूसरा कि शहर पश्चिमी क्षेत्र में मुस्लिम वोट बैंक है और खास तौर से अतीक अहमद जिस बिरादरी से आते हैं, गद्दी बिरादरी कही जाती है, उसका वोट बैंक है, तो उस पर भी उनकी नजर है। और लगातार चुनाव हारने के बाद ऋचा सिंह शहर पश्चिमी विधानसभा से तैयारी कर रही हैं, उस इलाके में सक्रिय भी हैं। 2 दिन पहले अभी धूमनगंज क्षेत्र में वो गई थी और वहां पर एक जुलूस निकालने की कोशिश की थी बेरोजगारों की समस्याओं पर। उस समय भी पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी और धूमनगंज थाने में उनकी पुलिस कर्मियों से हाथ-टाक हुई थी। सियासी मकसद से सियासी फायदा उठाने ऋचा सिंह पहुंच गई। अगर अतीक अहमद की इमारतें गिर रही हैं जो अवैध हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी ये साफ करेगी कि क्या समाजवादी पार्टी के टिकट पर ऋचा सिंह चुनाव लड़ी और लड़ेंगी तो अतीक की मदद से? तो अतीक का रिश्ता क्या है समाजवादी पार्टी से आज भी? और माफियाओं के खिलाफ सरकार का शिकंजा लगातार कस रहा है। एक साथ प्रशासन ने लखनऊ में माफियाओं से जुड़े 42 ठिकानों पर छापेमारी की और इस दौरान मुख्तार अंसारी का करीबी अभिषेक सिंह बाबू को भी गिरफ्तार किया गया। अभिषेक के कब्जे से एक पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। लखनऊ में खान मुबारक, सलीम रुस्तम, सोबराब गैंग के गुर्गों को भी आज हिरासत में लिया गया। देखिए कितना बड़ा अड्डा ठिकाने बनाकर रखे हैं माफियाओं ने। राजधानी लखनऊ में आज 42 ठिकानों पर छापेमारी जब हुई तो कई ऐसे ही गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़े। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, आप हमें बता पाएंगे इन 42 ठिकानों पर छापेमारी, यह बहुत बड़ी कार्रवाई है। एक दिन में लखनऊ के भीतर क्या क्या हाथ लगे पुलिस के? अच्छा, देखिए अभी तक छापेमारी करीब करीब खत्म होने को, और अभी हमारी जो अधिकारियों से बात हुई है, खुद लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने मुझे बताया है कि हम 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। 11 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। 21 को उन्होंने हिरासत में लिया है, डिटेन करके उनसे पूछताछ की जा रही है माफियाओं से संबंधों के बारे में। अभिषेक सिंह बाबू के एक ठिकाने से एक और दूसरे उसके एक घर से 2 पिस्टल, मतलब कुल 3 पिस्टल अभिषेक सिंह बाबू के पास से बरामद हुई। एक शहजादे नाम का नामी अपराधी गिरफ्तार हुआ है। एक प्रदीप सिंह के ठिकाने पे पुलिस ने छापेमारी की थी तो उसके पास से वायरलेस सेट मिले हैं जो आमतौर पे पुलिस इस्तेमाल करती है। उस फ्रीक्वेंसी पे आम लोगों को उस वायरलेस के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होती। तो आखिरकार प्रदीप सिंह के पास वो वायरलेस सेट क्यों थे, उनका क्या उपयोग कर रहे थे? वाराणसी के रहने वाले प्रदीप सिंह को मुख्तार का करीबी बताया जाता है। तो कुल मिला के अजय, मैं उसका निचोड़ ये होगा, आमतौर पे पुलिस ऐसी दबिश जो होती हैं, रेड होती हैं, वो रात को करती है। लेकिन पहली बार, या ये कहें बहुत कम ऐसा होता है कि दिन में डे लाइट दबिश दी जाए। तो लखनऊ पुलिस ने एक सख्त संदेश देने की कोशिश की है कि जो भी बड़े माफिया, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, खान मुबारक हो, सलीम रुस्तम सोहराब का गैंग हो, जो इनके करीबी हैं, जो इनके आतंक का, इनके रसूख का इस्तेमाल करके शहर में कुछ भी गलत काम करते हैं, या ये जो बड़े माफिया हैं उनका फेस हैं, ये डमी हैं, उन्हीं का फेस है, उन्हीं के नाम पर, उनके रसूख पे भी तमाम तरह के गलत काम करते हैं। तो संदेश साफ है, एक मैसेज दे दिया है कि अब ऐसा, संदेश साफ है, संदेश साफ है कि सिक्का बदल चुका है। अब नहीं चलेगी माफियागिरी यूपी में, और इसलिए दिन दहाड़े 42 ठिकानों पर छापेमारी। तमाम बड़े अब तक जो नाम जाने जाते रहे हैं बाहुबली के तौर पर, उनके ठिकानों पर छापेमारी। कहां छापेमारी हुई ये भी देख रहे हैं आप। गोमती नगर में प्रदीप सिंह के घर पर, प्रदीप के सरस्वती अपार्टमेंट के फ्लैट पर छापा पड़ा। तो आप छापेमारी में वैन, वायरलेस सेट मौके से मिले हैं। मुख्तार अंसारी का गुर्गा है प्रदीप सिंह। ऐसे और कई जगहों पर छापेमारी हुई है। तो एक तरफ अपराध के खिलाफ ये मुहिम जारी है, मगर दूसरी तरफ विकास के रास्ते पर आज योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठा दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ है, ये अधूरा यहां कुछ नहीं होता। ये राम की अयोध्या यहां यहीं पर है, कृष्ण की मथुरा, शिव की काशी के साथ ही बुद्ध, कबीर और महावीर की भी धरती है यूपी। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम भी यहीं है। ये सभी पूर्णता के प्रतीक हैं। और फिल्म सिटी के बारे में बात करते हुए ये बातें कही, तो मतलब ये कि फिल्म सिटी बनाकर एक पूरी दुनिया को एक उपहार देगा यूपी, और ये भी अपने आप में पूर्ण होगा। 1000 एकड़
जमीन में फिल्म सिटी बनेगी। यूपी की फिल्म सिटी में वर्ल्ड क्लास सिविल और पब्लिक एम्यूनिटीज की स्थापना होगी। योगी ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि इसे डेडिकेटेड इंफोटेनमेंट जोन के रूप में विकसित किया जाएगा, जो भारत के भव्यतम जोन में से एक होगा और दुनिया में इसे जाना जाएगा। 1 घंटे दूरी दिल्ली से है और ये बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे पर है। यहाँ ज़मीन भी हमको उतनी महंगी नहीं मिलेगी जितना नोएडा या ग्रेटर नोएडा मिलती है। तो इस प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी आगे ले जाने का निर्देश मिला है। इस प्रोजेक्ट में वहाँ पर कमर्शियल साइट्स भी रहेंगी, तो ये इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स होगा, ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स होगा और प्रदेश के लोगों को रोजगार भी लेने के लिए। कुछ समय सीमा कुछ तय की गई हो, कितने समय में बन के तैयार हो जाएगा या कितना? 1 हफ्ते में प्रोजेक्ट बनकर आ गया है, प्रस्ताव जमीन का बनकर आ गया है, तो अब समय सीमा नहीं है। सर का तो आदेश है जितनी जल्दी हो सके उसको कराएं। दो तस्वीरें भी देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी को लेकर के एक बड़ी बैठक आज की। इस बैठक में कई फिल्मी हस्ती शामिल हुए। सरकार के फैसले का इन्होंने जमकर स्वागत किया। बैठक के दौरान ही नोएडा के यमुना प्राधिकरण ने अपना प्रेजेंटेशन सरकार के सामने रखा और इस ब्लूप्रिंट को देखकर सीएम योगी प्रभावित हुए। उन्होंने इस पर मुहर भी लगा दी। इसका मैप आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कहां पर और किस तरीके का है ये यमुना एक्सप्रेसवे। बिल्कुल जो आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा से बढ़ते हैं आप यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा की तरफ, तो जेवर एयरपोर्ट से काफी पहले ग्रेटर नोएडा के इलाके में इसे बनाया जाएगा, जो अपने आप में अजूबा होगा और ये माया नगरी को भी टक्कर देगा। मुंबई की माया नगरी को टक्कर देगा। इतनी बेहतरीन सुविधाओं के साथ इसे विकसित किया जाएगा, यह भी दावा किया गया है। अगले 50 साल की जरूरतों को देखते हुए बनाया जा रहा है। तो क्या क्या होंगे इसके मायने, क्या होगा इसका फायदा यूपी के लोगों को, यूपी की तरक्की के लिए? महाबहस आज इसी पर है रात 8 बजे। जरूर जुड़िए। सभी निर्माताओं ने, डायरेक्टर्स ने, फिल्म जगत से जुड़े हुए लोगों ने, वेबिनार से जुड़े हुए लोगों ने इस स्थान को चिन्हित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में 1000 एकड़ में सेक्टर 21 में यह बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ऐसा स्थान है जो कि भारत को सही अर्थों में परिभाषित करता है। यमुना का क्षेत्र है, ब्रजभूमि के पास है, मथुरा और आगरा ब्रिज सर्किट और वृंदावन से जुड़ा हुआ है तथा यहाँ पर जो आधारभूत सुविधाएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जो मल्टी मोडल कनेक्टिविटी है, जो और भी नई कनेक्टिविटीज़ आ रही हैं तथा यहाँ जिस प्रकार का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको देखते हुए इसी स्थान पर फिल्म सिटी बनाई जाएगी। और इस बैठक के दौरान गायक उदित नारायण ने सबको अपनी तरफ आकर्षित किया, क्योंकि उन्होंने बैठक के दौरान ही गीत गुनगुना दिया, जिस पर योगी भी ताली बजाने को मजबूर हो गए। साधु कहे, हर संत कहे, योगी कहे, सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है। लखनऊ में एक बुजुर्ग को बिजली का बड़ा झटका लगा है। दरअसल बिना कनेक्शन के 1,40,000 रुपए का बिल भेज दिया गया। त्रिलोकीनाथ को अनीश अहमद के नाम से बिल भेजा गया है। शिकायत के बाद भी बिल नहीं सुधारा जा रहा। अब पीड़ित बुजुर्ग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। यूपी में ऊर्जा मंत्री की लाख हिदायतों के बाद बिजली विभाग के कर्मचारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते लखनऊ में एक बार फिर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक बार फिर किसी दूसरे का हजारों का बिल न सिर्फ बिना कनेक्शन वाले किसी दूसरे के घर भेज दिया गया, बल्कि अब पीड़ित व्यक्ति की शिकायत के बावजूद उस गलत बिल को सही नहीं किया जा रहा है। मामला लखनऊ के हरदोई रोड स्थित आम्रपाली सोसाइटी का है, जिसमें त्रिलोकीनाथ नाम के शख्स के मकान में बगैर कनेक्शन ही करीब 1,40,000 से ज्यादा का बिल भेज दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि बिल अनीश अहमद नाम के उपभोक्ता का है, इसे गलत पते पर भेजा गया है। मामले की शिकायत करने के बावजूद अब तक इस बिल को न तो सही किया गया है और न ही संबंधित अधिकारी इस बारे में कुछ बोलने को तैयार हैं। पीड़ित बुजुर्ग शख्स अब इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वो माजिद अली के नाम से बिल आया है, बिजली का बिल, ये 1.5 लाख रुपए के लगभग है।
और जब मैं इस मकान पर कनेक्शन ही नहीं है बिजली का अभी तक, तो ये फर्जी नाम कौन है जो हमारे नाम से, मकान के नाम से इस्तेमाल कर रहा है, इसका पता लगाया जाए। इसका जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला, कुछ ही पलों में देखिए उत्तराखंड एक्सप्रेस।